देखो, ये है सर्वांग समता का नियम, है ना। ये है सर्वांग समता का नियम। 5 नियम हम लोग कल पढ़ लिए थे, वही चीजें आज आपको लिखा दी गई, है ना। लेकिन इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं उस चीज को समझिएगा। आए समझ में? ये देखो, ये पांचों जो सर्वांग समता का नियम है ना, जैसा स्टेटमेंट है वैसा उसको लिख दिया गया है। बात समझ रहे ना? है, यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी बातें होती है ना, कि जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही सत्य होता है ना। बिना सिद्ध किए ही उसे सत्य माना जा सकता है समझ में? बिना सिद्ध किए ही उसे सत्य माना जा सकता है ना। लेकिन उसी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे, है ना, जिसको हम बिना सिद्ध किए उसको समझ ही नहीं सकते हैं, है ना, जिसको हम प्रूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूफ। उत्पत्ति का भी नाम उसको दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? उत्पत्ति। क्या नाम दिया जाता है? उत्पत्ति। यदि हम इसको उत्पत्ति को एक और नाम देते हैं, इसको प्रमेय कहते हैं। क्या? प्रमेय। उसे अंग्रेजी में थियरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थियरम, प्रमेय जिसको कहते हैं, है ना। बिना सिद्ध किए उसको हम समझ ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये सत्यापित किया जाएगा, तभी ये पता चलेगा कि ये सत्य है कि नहीं। है समझ में? तो ऐसे तथ्यों को जो है हम कहते हैं कि ये उत्पत्ति है चाहे प्रमेय है। क्या है? प्रमेय है। और प्रमेय का नाम जो है सबसे पहले थेल्स ने दिया था। किसने दिया था? थेल्स ने दिया था। है समझ में? किसने दिया था? थेल्स ने। सबसे पहला उत्पत्ति उनका क्या था? सबसे पहला उनका उत्पत्ति था कि एक व्यास जो है वृत्त को इसके 2 भागों में बांटती है। सबसे पहला उनका उत्पत्ति था, है ना। अभी क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय जो समरूपता, त्रिभुज के समरूपता को क्या करता है? बताता है समझ में? तो कुछ ऐसी बातें होती है ना हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, है ना, जिनको सिद्ध करना पड़ता है, जिनको सिद्ध करना पड़ता है। आप ही अपने बाबूजी को कहिएगा कि हम आपके बेटे हैं कि नहीं, बताइए। है ना। तो डीएनए टेस्ट करा के उसको साबित कराना पड़ेगा, है ना। उसको साबित कराना पड़ेगा भैया, है ना, कि आप उनके बेटे हैं, है कि नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिए, है ना, शरीर के हर व्यक्ति का अंग ट्रांसप्लांट हो सकता है। जैसे कहने का मतलब हम किसी को चाहे तो किडनी दे सकते हैं, लीवर दे सकते हैं, है कि नहीं, आंख दे सकते हैं, कंठ दे सकते हैं, है ना। लेकिन यदि किसी को ब्रेन दे दिया जाए ना, तो ब्रेन देने का मतलब क्या हुआ? वो जैसा हम है सुबह 5:30 बजे उठ के पढ़ाने आएगा, है कि नहीं। जब ब्रेन दे दिया जाएगा ना, तो जैसा हम सोचते हैं वैसे वो सोचने लगेगा। अपने बाप को बाप नहीं समझेगा, है कि नहीं। वो हमारे बाप को बाप समझेगा, हमारी मम्मी को मम्मी समझेगा, है कि नहीं। तो ब्रेन जो है नहीं दिया जा सकता है, बाकी सारे अंग को उसको दे दिया जा सकता है समझ में। तो देखो कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना, कि जिसको हम सत्य जो है हमको साबित करना पड़ता है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमको मान लेना पड़ता है, मान लेना। लेकिन कहीं कहीं ये चीज है कि जिसको मानना जो है एक डायरेक्ट जो है उसको हम मान नहीं सकते, उसको साबित करना पड़ता है। तो जिसे साबित किया जाए उसे उत्पत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पत्ति, या उसे प्रमेय कहा जाता है, या उसे जो है थियरम कहा जाता है ना। इसी में एक और गणितज्ञ है जिनका नाम है यूक्लिड्स। क्या नाम है? यूक्लिड्स, है ना। यूक्लिड्स ने 3 बातें बताई। कितनी बातें बताई? 3 बातें, है ना। यूक्लिड्स की बातों में क्या दम है, हम इस चीज को समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं ज्यामिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोमेट्री। क्या कहते हैं? जियोमेट्री। जियो का मतलब जियोग्राफी से है। किससे है? जियोग्राफी। जियोग्राफी किससे रिलेटेड है? अर्थ से। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब अर्थ, भूमि, और मेट्री का मतलब होता है मापना, यानी भूमि का मापन। ज्योमेट्री का संबंधित किससे है? भूमि के मापने से, है ना। और भूमि को नापेंगे कैसे? कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना क्षेत्रफल है, कितना परिमाप है कि नहीं। तो इसे हम ज्योमेट्री कहते हैं, समझ में। देखो कुछ यूक्लिड्स ने कुछ बातें बताई कि जो है ना, कि कुछ ऐसे ज्योमेट्री के शब्द हैं, है ना, ज्योमेट्री के शब्द हैं कि उनका चेहरा देख करके उसे हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे बिंदु हो गया, है ना। बिंदु के बारे में यदि बात किया जाए तो हम बिंदु के बारे में क्या कहेंगे? बिंदु के बारे में कहेंगे कि बिंदु का कोई भाग नहीं होता है, ना इसका लंबाई होता है, ना इसका चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा हो गया, रेखा की ना कोई रेखा की कोई मोटाई नहीं होती है, कोई थिकनेस नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है ना। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि उसके चेहरे के आधार पर उसको क्या कर दिया जाता है? परिभाषित कर दिया जाता है। और जैसा दिख रहा है उसको ऐसे ही परिभाषित कर दो, है कि नहीं। लेकिन उसी में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम कहते हैं कि उसको सार्वभौमिक मान लिया गया है। क्या मान लिया गया? सार्वभौमिक सत्य है वो, सार्वभौमिक सत्य है, वो पहले से ही सत्य है, पहले से ही। सार्वभौमिक कहने का मतलब क्या हुआ? कि वो ऐसी बात है जिसको हम सुनते ही कह देंगे कि यह क्या है? सत्य है। क्या सत्य है?
सत्य क्या है कि एक रेखाखंड को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, ये सत्य है कि नहीं। अब इसमें कोई सोचे कि इसे प्रूफ करके दिखाओ, तब बेलना से पीटा जाएगा उसको, है ना, क्योंकि ये वास्तविक जो है यूक्लिड कहते हैं, है ना, कि ये क्या है, सत्य है समझ में। और इस तरह के विचारों को अभिधारणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो सार्वभौमिक सत्य है उसे क्या कहते हैं? अभिधारणा कहते हैं। अभिधारणा, है ना। जैसे किसी रेखा को आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ, है ना, इसका मतलब उसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। एक समकोण यानी 2 समकोण हो तो दोनों समकोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, आए समझ में। और एक केंद्र मान लो और एक त्रिज्या मान लो, हमेशा इसे एक ही वृत्त खींचा जाएगा, हमेशा इसे एक ही वृत्त खींचा जाएगा। एक केंद्र मान लो, है ना, और एक त्रिज्या मान लो, तो बोलो कई वृत्त खींचोगे? सिर्फ और सिर्फ एक। ये सत्य है ना। ऐसे सार्वभौमिक सत्यों को नाम दिया गया क्या? अभिधारणा। क्या नाम दिया गया? अभिधारणा। इसी को एक और नाम दिया गया परिकल्पना। क्या? परिकल्पना। इसमें कोई जो है इधर उधर की बातें नहीं करनी, इसको वही सत्य मान लो। ये पहले से ही ये पैदाइशी सत्य है ना, ये पैदाइशी सत्य है ना। और उन्होंने ये भी कहा था यदि 2 रेखाओं को कोई रेखा काटती है, 2 रेखाओं को कोई रेखा काटती है, कोई रेखा काटती है, तो इसके अंदर रेखा के कहीं और बने अंतःकोणों का यदि 180 योग यदि 180 डिग्री नहीं है तो आगे बढ़ाओ तो कहीं भी जाके ये क्या कर लेंगे? प्रतिच्छेद कर लेंगे। ऐसे बातों को कहा गया अभिधारणा। क्या कहा गया? अभिधारणा कहा गया, है ना। ये किसने कहा? यूक्लिड्स ने। यूक्लिड्स ने 3 बातें बताई। एक बातें बताई जिसको क्या कहते हैं? परिभाषा। परिभाषा, है ना, कुछ ज्यामितीय शब्दों को उन्होंने उसके चेहरे के आधार पर परिभाषित कर दिया, है कि नहीं। और एक बताई जिसने अभिधारणा। क्या? अभिधारणा। अभिधारणाओं को उन्होंने सार्वभौमिक सत्य मान लिया, है ना। ये दोनों ज्यामिति से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? ज्यामिति से। परिभाषा और अभिधारणा, है ना। परिभाषा और अभिधारणा दोनों किससे रिलेटेड है? ज्यामिति से रिलेटेड है में। अब तीसरा एक बात आ गया जिसको हम अभिगृहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिगृहित। अभिगृहित का प्रयोग जो है ना, ये गणित में हर जगह प्रयोग में लाया जाता है, हर जगह प्रयोग में इसको लाया जाता है समझ में, है ना। कैसे? किसी संख्या को, है ना, यानी कि किसी संख्या को आधा कर दीजिए तो दोनों आधा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दोनों आधा आपस में क्या होगा? बराबर। ये भी क्या है ना, ये सत्य है, लेकिन इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 4 है ना, जैसे 4 हो गया, इसको आधा आधा कीजिएगा तो बोलो कितना मिलेगा? 2। जाहिर से है कि किसी भी वस्तु को आधा करो तो आधी की गई वस्तु में भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है कि नहीं। ये सार्वभौमिक सत्य है ना, इसको भी सत्य मान लिया गया, लेकिन इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यदि मान लीजिए किसी नंबर को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 5 बराबर, है ना, 4 + 1 तोड़ते हैं, तो याद रखिए हमेशा जिस नंबर को तोड़ेंगे ना वह टूटे हुए नंबर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ये सत्य है समझ में। तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है ना। पूछा जाए कि कुल अभिधारणाओं की संख्या बताएं, है ना, ज्यामिति के बारे में, तो कितना नाम देते हैं? 5 गो। 5 गो। कुछ कुल परिभाषाएं बताओ तो 23 गो। कगो? 23 गो। समझ में। कुल परिभाषाएं कगो है? 23 गो। अभिधारणा कगो है? 5 गो। बात समझ में आ रहा है? तो अभिगृहित, तो ये जो आपके सामने दिया गया ना, ये सर्वांग समता का नियम, ये सब के सब अभिगृहित है। क्या है? अभिगृहित है। इसको मान लो, है ना, इसको मान लो, है ना। 2 एकदम समान वस्तुएं हैं, 2 समान वस्तुएं हैं, है ना, एक दूसरे के, है समझ में। एक दूसरे के समान वस्तुएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उसको एक दूसरे पर रखो तो उसको क्या कर लेगी? ढक लेगी, है ना। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है समझ में। तो इसको ये जितना ये जो है सर्वांग समता का नियम दिया गया है, ये सब के सब नियम क्या है? अभिगृहित है। इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है ना। इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसको मान लो भैया। क्या मान लो? पहला में देखिए सर्वांग समता का पहला नियम क्या है ना, जिसको हम SAS सर्वांग समता का नियम कहते हैं। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, ये केस है ना। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, है ना, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो उन दोनों त्रिभुजों को क्या मान लिया जाता है? सर्वांगसम। क्या मान लिया जाता है? सर्वांगसम। इसको कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हाँ, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इनको हम समझ सकते हैं, और ये उदाहरण हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था ना इसको। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा है SSS सर्वांग समता के नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, देख लो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं, यानी 2 त्रिभुज ले लो, है ना, और दोनों त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, है ना। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है समझ में। तीसरी बात है ASA सर्वांग समता का नियम। ASA सर्वांग समता का नियम, यदि 2 त्रिभुजों के 2 कोण, यदि 2 त्रिभुजों के 2 कोण और उनके बीच की एक भुजा,
है ना, इनके बीच की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनके सम्मिलित भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये भी क्या है, अभिगृहित है ना, इसको भी सत्य करने की जरूरत नहीं है। ऐसा जैसा कह रहा है वैसा, है ना, क्या उसको जो है ढांचा बना लो, चित्र बना लो और अपने से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आए समझ में? तो ये भी क्या है ना, अभिगृहित है। तो बोलो कितने हो गए, 3। ये जितना हम लोग देख रहे हैं सर्वांग समता का नियम, आप लोग जब बुक में देखे होइएगा तो उसमें प्रमेय नहीं लिखा होगा, उत्पत्ति नहीं लिखा होगा, उसमें क्या लिखा था, अभिगृहित लिखा था। और अभिगृहित का मतलब होता है जिसे सत्य यानी सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको मान लिया जाता है, उसको मान लिया जाता है कि यह क्या है, सत्य है, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बातें किसने बताई, यूक्लिड्स ने। किसने, यूक्लिड्स की 3 बातें। कौन कौन, परिभाषाएं, अभिधारणा और तीसरा अभिगृहित। तीसरा कौन है, अभिगृहित। बात समझ में आ रहा है, तीसरा कौन है, अभिगृहित। है समझ में? चलो चौथा क्या है हमारा, चौथा क्या है, RHS सर्वांग समता के, इधर है ना, ये 5 नंबर में आएगा, वो कौन सी, अच्छा RHS, हाँ ठीक है। ए है सर्वांग समता के नियम। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, देखो पहले ही कह दिया, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म क्या हो, बराबर, दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजा का एक युग्म क्या हो, बराबर हो। ऐसा में दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। बात समझ आ रहा है, सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना। जैसे अभी जो है हम देखे क्या, इसमें अभिधारणा में क्या देखे कि दो समकोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो समकोण त्रिभुज लिए RHS में दो समकोण त्रिभुज लिया गया। कौन सा, दो समकोण त्रिभुज, और उन्होंने कहा यदि इसका कोण बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर हो जाए, कोण बराबर हो जाए और एक कोई भुजा बराबर हो जाए। कौन भुजा, लंब बनाने वाली रेखाएं, समकोण बनाने वाली रेखाओं में से कोई एक यदि भुजा बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो है इन तीनों कंडीशन में यदि देखा जाए, पांचों कंडीशन में, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी त्रिभुज का 3 ही पार्ट ले रहे हैं, है ना। या तो तीनों भुजा ले रहे हैं, या तो जो है दो कोण ले रहे हैं, नहीं तो एक भुजा ले रहे हैं, या तो एक कोण ले रहे हैं नहीं तो दो भुजा ले रहे हैं, है कि नहीं। आप RHS में भी देखिएगा तो आप दो भुजा ले रहे हैं और एक कोण ले रहे हैं, समकोण ले रहे हैं, एक भुजा ले रहे हैं, एक भुजा कोण ले रहे हैं, तीनों कोण आ रहा है। लेकिन होते कितने हैं, कुल मिलाकर 6 पैरामीटर होते हैं। कितने, 6, 3 कोण और 3 भुजा। लेकिन साबित कितने से हो रहा है, सिर्फ 3 से हो रहा है। साबित कितने से हो रहा है, 3 से। यानी 3 चीजें यदि बराबर है ना, तो समझो कि ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना। और बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो तो बराबर खैर होगा, CPCT से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये है सर्वांग समता का नियम। और सर्वांग समता के कुल कितने नियम है, 5 नियम है। कितने नियम है, 5 नियम है ना। और इन पांचों नियमों को हम अभिगृहित नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अभिगृहित। इन्हें सत्य ही माना जाता है, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। इन्हें हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट जो कह रहा है वही चीजें मान लिया जाएगा।